हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो कि क्लास 10 चैप्टर 7 आनुवांशिकता तथा जैव विकास से रिलेटेड इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि मैट्रिक एग्जाम तथा पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। मतलब जो किसी जीव की जो जीनी संरचना होती है, उस जीनी संरचना को हम क्या बोलेंगे? तो याद रखना है, जीनी संरचना को हम जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहेंगे। जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? तो मेंडल जो थे, इनका पूरा नाम था सर ग्रेगर जॉन मेंडल। यह एक ऑस्ट्रिया देश के मठ के पादरी थे, जिन्होंने 14 वर्षों तक अपने मठ के ज़मीन में मटर की खेती की थी और आनुवांशिकता के यह जनक भी थे। जेनेटिक साइंस जो है, आनुवांशिकता जो विज्ञान है, उस विज्ञान के जो फादर हैं कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इन्होंने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले साधारण मटर का प्रयोग किया था। याद रखना है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा का चयन किया था? तो साधारण मटर का चयन किया था। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा आनुवंशिकी कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में जेनेटिक साइंस भी कहते हैं। अगला सवाल है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है? तो जो अफ्रीकी मानव है, उसका सबसे निकटतम संबंधी कौन है? चिंपैंजी। कौन है? चिंपैंजी। वनमानुष है। मनुष्य और वनमानुष में मात्र 1% का अंतर होता है, 99% सेम टू सेम होता है। यदि वनमानुष का 1% हमारे अंदर आ जाएगा तो हम वनमानुष बन जाएंगे। यदि हमारा 1% वनमानुष के अंदर चला जाएगा तो वह मनुष्य बन जाएगा। अगला प्रश्न है, पक्षी तथा तितली के पंख है। पक्षी और तितली के जो पंख है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम असमजात अंग बोलेंगे। समजात का मतलब होता है सेम टू सेम, असमजात का मतलब होता है अलग अलग। मतलब वैसे अंग जिसकी बनावट असमान और कार्य समान हो, उसे हम असमजात अंग कहते हैं। लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा, वैसे दो जीवों के दो अंग जिसकी बनावट तो समान हो बट कार्य भिन्न भिन्न हो, तो उसको हम समजात अंग कहेंगे। लेकिन पक्षी का पंख और तितली का पंख दोनों का काम उड़ना ही है, लेकिन पक्षी के पंख में हड्डी होता है, जबकि तितली के पंख में हड्डी नहीं होता है। इसलिए दोनों का जो पंख होगा असमजात होगा, क्योंकि रचना असमान है, कार्य सेम है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जनकों से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का जो संचरण होता है, उस संचरण को हम क्या कहेंगे? तो उस संचरण को हम आनुवंशिकता कहेंगे। आनुवंशिकता मतलब खानदानी लक्षण। सेकंड क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं? तो अभी हम बताए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल को हम आनुवंशिकता के पिता कहते हैं। जो यह एक ऑस्ट्रिया देश के मठ के पादरी थे। इन्होंने 14 वर्षों तक अपने मठ के ज़मीन में मटर की खेती की थी। थर्ड क्वेश्चन है, अपने प्रयोग में विपरीत गुण वाले दो जनक पौधों को मेंडल ने क्या नाम दिया तथा उन्हें किस अक्षर से इंगित किया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जनक पीढ़ी पी। जनक पीढ़ी पी से उन्होंने सिंचित किया, इंगित किया। अगला प्रश्न है, मेंडल के एक संकरण प्रयोग के F2 पीढ़ी में जीन प्ररूप जो अनुपात होता है, वह अनुपात कितना होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1:2:1 राइट ऑप्शन यह होगा। याद रखना है, जीन प्ररूप मतलब जीनोटाइप पूछेगा, जीनोटाइप रेशियो तो 1:2:1। अगला प्रश्न है, मेंडल किस देश के ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे?
तो मेंडल जो थे ऑस्ट्रिया देश के एक मठ के पादरी थे। अगला सवाल है, उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसका मत है? उपार्जित लक्षणों का जो वंशागति का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को किसने दिया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लामार्कवाद ने दिया। उस सिद्धांत को हम लामार्कवाद सिद्धांत कह सकते हैं, जिसको लामार्क नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है? प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास जो है वो किसका मत है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डार्विनवाद। डार्विनवाद जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने पूरा किया था। इन्होंने 5 वर्षों तक अपने बीगल नामक जहाज से समुद्री यात्रा की और इन्होंने डार्विनवाद सिद्धांत की खोज की। अगला प्रश्न है, प्रकृति योग्यतम तथा अनुकूल विभिन्नता वाले जीवों को चुन लेती है तथा अयोग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीवों को नष्ट कर देती है। यह जो है किसका मत है? इस बात को किसने कहा था, किसने सिद्ध किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डार्विन ने इस सिद्धांत को सिद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लामार्कवाद का खंडन करने वाले जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ पर अपना प्रयोग किया था, उनका क्या नाम था? तो वाइसमान नामक वैज्ञानिक ने 21 पीढ़ियों तक चूहा का पूंछ काटा था। वे जानना चाहते थे कि यदि जनक का पूंछ न है तो संतान का पूंछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन संतान का पूंछ हो जाता है। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो इस किताब को डार्विन नामक वैज्ञानिक ने लिखा था। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित कौन कथन सत्य है? आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इनमें सभी जो है राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यह जो है यह एक जीवाश्म है, ये भी सही है। इसके जबड़े में दांत तथा अंगुलियों में नाखून होते हैं, ये भी सही है। और इसमें डैने तथा पर या पंख विद्यमान होते हैं, यह भी सही है। इसलिए इनमें सभी जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है? एक ही प्रजातियों के बीच आपस में जो प्रजनन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम अंतः प्रजनन बोलेंगे। अगला प्रश्न है, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आणविक जातिवृत्त, इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जीन जो है आनुवंशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाता है। जीन के कारण ही खानदानी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहता है। अगला सवाल है, वातावरण के प्रभाव, भोजन के प्रकार, उपस्थित अन्य जीवों के साथ परस्पर व्यवहार के कारण जीवों में होने वाली विभिन्नताओं को हम क्या बोलेंगे? तो उन विभिन्नताओं को, उन अंतर को हम कायिक विभिन्नता कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक विभिन्नता होती है, कायिक जो विभिन्नता होती है वो कैसे होती है, किस में होती है? तो वह उपार्जित लक्षणों द्वारा संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का क्या कहलाएगी? तो जीनी संरचना की बात की जाए तो जीनी संरचना को हम जीनोटाइप कहेंगे, जीन प्रारूप कहेंगे। इस तरह आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेंडल के मटर के पौधे पर किए गए प्रयोग की व्याख्या में शुद्ध रूप से लंबे जनक पौधे पी को किस चिन्ह द्वारा इंगित किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैपिटल डबल टी। मतलब 12 टी का मतलब यह जो लक्षण है सही है, और छोटा टी का मतलब यह जो लक्षण है सही नहीं है। मतलब 12 अक्षर रहेगा तो प्रभावी लक्षण है, और छोटा अक्षर रहेगा तो अप्रभावी लक्षण है। अगला सवाल है, मेंडल के एक संकरण प्रयोग के F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या पाया गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3:1। क्या होगा? 3:1 इसका सही उत्तर होगा। याद रखना है, लक्षण
प्ररूपी अनुपात जो है, फिनोटाइप जो है वो कितना है, तो 3:1। अगला प्रश्न है, मेंडल के एक संकरण प्रयोग के F1 पीढ़ी में उत्पन्न मटर के संकर नस्ल के पौधों को किस चिन्ह द्वारा इंगित किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। मतलब इसमें जो है संकर नस्ल का बीज है। संकर नस्ल में ना पूरा प्रभावी गुण नज़र नहीं आता है, कुछ प्रभावी रहता है तो कुछ अप्रभावी भी रहता है। अगला प्रश्न है, मेंडल के द्विगुण संकरण प्रयोग के F2 पीढ़ी में उत्पन्न मटर के पौधों की व्याख्या के लिए लक्षण प्ररूपी अनुपात मतलब फिनोटाइप इनमें से कौन होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 9:3:3:1 इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि F2 मतलब द्वितीय संतति की बात की जा रही है, इसलिए इसका आंसर ग होगा। अगला सवाल है, नर ड्रोसोफिला मेलानोसेस्टर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ड्रोसोफिला एक मक्खी का नाम है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो सही आंसर होगा 6 ऑटोसोम प्लस XY। ऑटोसोम का मतलब समजात क्रोमोसोम। उसी तरह हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में भी 22 जोड़े जो क्रोमोसोम होते हैं उसको हम ऑटोसोम कहेंगे, समजात कहेंगे, और एक जोड़े जो होता है क्रोमोसोम वो अलग होता है। अगला प्रश्न है, पादप जगत के पुष्पित पौधों का यह रूप किस प्रकार विकसित हुआ? इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जीव विज्ञान के किस शाखा में मिलता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा जैव विकास। इसका जो अध्ययन होता है वो जैव विकास में मिलता है। इस तरह अगला सवाल है, इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? तो वर्गीकरण का सबसे ऊपरी जो सतह है वो क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, सबसे ऊपर क्या आता है? जगत आता है। क्या आता है? जगत। अगला सवाल है, जीन की बराबरता में निरुद्ध से होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? तो उन परिवर्तन को हम आनुवांशिक विचलन नाम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो इस पुस्तक की रचनाकार जो थे वे लामार्क थे। कौन थे? लामार्क। याद रखना है, लामार्क नामक वैज्ञानिक ने फिलोसफिक जूलिक नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर इनमें से कौन नहीं था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा इनमें सभी नहीं था। मतलब ना कार्बन डाइऑक्साइड था, ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, और ना ही ऑक्सीजन था। अगला प्रश्न है, जाति उद्भवन की संभावना किसमें नहीं होती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ख एवं ग, मतलब अलैंगिक जीवों द्वारा उत्पन्न जीवों में और स्वपरागण द्वारा उत्पन्न पौधों में नहीं होती है। स्वपरागण द्वारा जो जनन पौधे करते हैं वे भी अलैंगिक जनन का ही पार्ट से, मतलब परागण को भी हम अलैंगिक जनन में ही रखेंगे, क्योंकि इसमें भी एक जीव भाग लेता है। अगला सवाल है, वैसे अंग जो उद्भव के दृष्टिकोण से एक दूसरे से अलग हो परंतु एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, उस अंग को हम क्या कहेंगे? तो उस अंग को हम असमजात अंग कहेंगे। इस तरह यह वीडियो ख़त्म हुआ। 10 क्लास का एक और मात्र वीडियो बच गया है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। इसके पहले वाले जितने भी वीडियो आपने मिस किए हैं, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उस सारे वीडियो को देख सकते हैं, उन सबसे लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।